चलिए, सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हेडिंग डालिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, केमिस्ट्री का तुम लोग के हम मतलब कल था ना, कल है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लिखा है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में जाए। तो जो आखिरी शेल होती है, वैलेंस शेल होती है, उसको क्या कहते हैं, n। उससे जस्ट एक पहले वाली को क्या कहते हैं, n-1। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी सबशेल में जाए तो हम इनको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कैंडियम। तो देखो आर्गन मतलब 3p6 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4s में, 20वां 4s में, और 21वां कहाँ आया वापस से 3d है ना। तो n-1 डी सबशेल को कहते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल या एंटी पेनल्टीमेट। देख होता है, ठीक है, पेनल्टीमेट, इसके बाद होता है एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट, एक ही बात। डी ब्लॉक एलिमेंट में ही कई तरीके के एलिमेंट है, जैसे स्कैंडियम है तो उसमें सबसे बाहर की शेल इनकम्प्लीट है। देखो 4s है लेकिन 4p 4d और 3 भी, थर्ड शेल भी इनकम्प्लीट है। अब इसी में एक और तरीका होता है कॉपर। अगर तुम कॉपर पढ़ते हो तो वहां पर होता है 3d10। क्या होता है, तो इसका मतलब थर्ड शेल तो कंप्लीट हो गई। और 4s1 जिंक को देखते हो, 3d9 और 4s1 हो गए चलो कॉपर में जनरली। लेकिन जब तुम जिंक को देखते हो तो 3d10 30 है ना, 30 है ना, तो 3d10 और 4s2। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट ये भी है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही है लेकिन डी कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल, फोर्थ शेल अभी आपकी इनकम्प्लीट है। यही तो बात समझ में आई। तो इस पूरी बात में ये समझना है कि सिर्फ एक शेल अगर इनकम्प्लीट है, क्या है, सिर्फ एक शेल अगर इनकम्प्लीट है, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ एक शेल अगर इनकम्प्लीट है तो इसको हम नॉन ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेकिन अगर दो इनकम्प्लीट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल। तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहां पर नॉन ट्रांजिशन लिखा और ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल। अब हम बात करते हैं आगे। ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक है। डी ब्लॉक में सबके सब मेटल है। क्या है, ऑल आर मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होता है सब डी ब्लॉक के होते हैं। K4Fe CN6 है ना, कोबाल्ट, निकेल, हर चीज आ रही थी। ये SCTIV CRMNFeCuNi अब इसको याद करने का तरीका जैसे, ये तो बहुत आसान है, ये याद करें। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर CD। जैसे तुम लोगों ने जब वी मेट मूवी देखी होगी। जब वी मेट में क्या होता है कि हीरो के पास हीरोइन की एक फोटो होती है, वो वॉलेट निकालता है, वॉलेट में फोटो होती है। अब तुम लोग नहीं देखोगे, हमारे जमाने की पिक्चर थी पर बहुत ही शानदार मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी है। तो उसमें हीरो क्या करता है कि जो है हीरो बार बार उसको वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती थी, वो उसको धोखा देकर चली गई थी। मतलब गरीब का तो करता ही है, अमीरों का बिगड़ जाता है। तो हाँ, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, किस्मत लेकिन अच्छी थी उसकी, करीना कपूर बाद में शादी कर लेता आखिरी में करीना कपूर से, तो अच्छी पिक्चर है। तो उसमें क्या होता है कि वो निकालती है और कहती है जाओ ऐसा करो कि जाओ उसको वॉशरूम में फ्लश कर दो फोटो को। तो जब वो फोटो नहीं कहते, जरिया जैसे कहते हैं, एक पेड़ था उस पर एक तोता था तो
तोते को डाल से बहुत प्यार हो गया था, राजा बहुत दुखी था, तो सबको बुलाता था कि तोते को जो खाना खिला देगा। तो एक कुल्हाड़ी जो लकड़हारा आया तो उसने डाल काट दी। तो जब डाल कट गई तो तोते को उड़ना ही पड़ा, फिर वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गया। तो कई कई बार क्या होता है कि जैसे कई हत्याकांड आपने देखा, कई बार फांसी उसी पे लटका देते हैं या मर्डर हो जाता है। न्यूज़पेपर में पुलिस वाले भी पे मिट्टी के तेल डाल के जलवा चुके हैं। इस देश में सब चीज हो सकता है। तो एक दो बच्चियां थी, उनका रेप हुआ और मर्डर कर दिए। तो लोग धरने पे बैठे तो क्या किए पुलिस वाले, उसको मिट्टी लेके गए, रात में ही उन लोग का दाह संस्कार कर दिए मिट्टी के तेल से जला के। देखिएगा, तो समझ रहे हैं, तो न रहेगा शव न होगा बवाल, तो जरिया खत्म करते हैं। तो बहुत अच्छे देश में हम लोग, तो हाँ सत्य बहुत है, बहुत अच्छा देश है, देश अच्छा है, बस देश ही अच्छा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर सीढ़ी। तो मुझे लग रहा है कि अगर उसकी सीढ़ी जला दी जाए, तोड़ दी जाए, तो उसको मोहब्बत की याद नहीं आएगी, है ना। तो ये याद हो गया, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर सीढ़ी याद करें। ये क्या है, तो इसको याद करने का तरीका है, लाया हूं तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने वाले। सोना इज गोल्ड, इश्क पर सोने मरने वाले। ठीक है, तो इन सब तरीके से अब ये यहाँ से जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाता है। देखो लॉरेंशियम है, इसके बाद आगे है तो रदरफोर्डियम, ये सब ये याद नहीं करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, यहीं तक एग्जाम में जनरली आता है। ऐसे कि हमारे पिताजी हैं, तो इसको ऐसे याद करते थे हम लोग, एससी याद हो लाए एसी। ठीक है, तो ये सब याद करने का तरीका होता है, वो बात की चीज है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक आइडिया लग गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या बात लिखी हुई है, ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनमें कम से कम कितनी शेल इनकम्प्लीट हो। तो देखो n शेल और n-1 शेल दोनों इनकम्प्लीट है। तो देखो n-1 और n दोनों ही इनकम्प्लीट है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें सिर्फ बाहर की वैलेंस शेल ही इनकम्प्लीट हो, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये देखो याद करने का तरीका क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। एससी याद हो, लाए एसी। ठीक है, लैंथेनम और एक्टेनम। लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनॉइड 14 एलिमेंट, 58 से लेकर के आगे तक 14 एलिमेंट क्या है, लैंथेनॉइड। एक्टेनम के बाद वाले एक्टेनॉइड्स 14 एलिमेंट। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एग्जाम में आता है, तो आंसर क्या है, थर्ड बी या ग्रुप थर्ड। एग्जाम का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे, कितने हैं जरा गिन के बताओ। 14 दूना 28, ये लैंथेनॉइड गैप नीचे बाहर निकाल करके रख दिया है ब्लॉक में, लैंथेनाइड सीरीज। एक्टेनम के बाद एक्टिनाइड सीरीज, तो 14 दूना 28, 28 और 4 32। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कितने एलिमेंट हैं इस ग्रुप में, 32। कई पीरियड या ब्लॉक से ज्यादा, एस ब्लॉक से ज्यादा एलिमेंट है। एस ब्लॉक में कितने हैं, लीना का रवि कब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराज, इधर ही तो एस ब्लॉक में है, उससे ज्यादा एलिमेंट है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये देखो क्या लिखा है, सेकेंड बी के बाद क्या लिखा है, चलो ये क्या हो गया, तो ये हो गया थर्ड बी। देखो मैं सिखा दे रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही सिखा दे रहा हूँ। SC TIVCR MnFeCONi CuZn। बेटा अगर ये सेकेंड बी है, जिंक है ना, सेकेंड बी तो ये क्या होगा, फर्स्ट बी है ना। और ये आयरन को बांट निकल कौन सा ग्रुप है, 8। कौन सा है, और मेंडलीव की बात कर रहे हैं, है ना। तो 3B के बाद 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 7B के बाद 7 तक AB होता है, 8 में AB नहीं होता। आवा कि नहीं आवा, जानते ना, ये तो मेंडलीव ने बताया था, फर्स्ट ए सेकेंड ए।
इसके पहले क्या था, तो ये सब सिखाया है मैंने। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही तुम्हारे काम का है। 3D सीरीज है तो 3, 4D होगा तो मतलब n-1 की वैल्यू क्या आएगी 3, 4D सीरीज होगा तो 4D, 5D होगा तो 5D, 6D। तो ये अगर ये n-1D है तो ये क्या होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मतलब 4 - 1 तभी तो 3 आया। n-1D का मतलब समझ में आया। ऊपर देखो, ऊपर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1D, this is 3D series, this is 3D series। तो इसके बाद आएगा 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, है ना। ज्वाइन किया है कि नहीं आप लोगों ने? सॉरी, बात समझ में आ रही है? पांचवा पीरियड का एलिमेंट तो कौन से डी ब्लॉक का होगा, तो 4D और 5S, है ना। समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। क्या लिखा हुआ है कि इसमें से किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का n-1D ns, है ना। ये देखो n-1D ns2 लिखा है, 2 नहीं 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। कॉपर के केस में क्या था 1, क्रोमियम के केस में क्या था 1, है ना। क्या लिखा हुआ है कि चौथे पीरियड, तो फोर्थ पीरियड लिखा है, बात को समझो। फोर्थ पीरियड, जो पीरियड नंबर होता है वही वैलेंशियल नंबर होता है, बस सच है। जो पीरियड नंबर होता है वही, तो भैया वैलेंशियल सबसे बाहर की शेल तो 4S, तो डी कौन सा होगा, देखो कौन सा आंसर है, नहीं लिखा है, ठीक है। which is not very common। क्या लिखा हुआ है कि हर सीरीज में which of the following do we have in each series, which of the how many element do we have in each series। स्कैंडियम से जिंक तक कितने थे, 10, कितने थे, अरे स्कैंडियम से जिंक 10 थे, तो उसके नीचे भी तो 10 ही थे। लाया हूं तेरे वास्ते रहमतें उस इश्क पर सोने मरने वाले, उसके नीचे था कि ये क्या लिखा था ना, इसके ऊपर था ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहली अगर सीढ़ी, याद कर लीजिएगा। अब बात आती है कि इसका कौन सा और है। अब ये क्वेश्चन आता नहीं है, अब नहीं आता, फेमस नहीं है, पहले फेमस था जब मेटलर्जी एक चैप्टर हुआ करता था तब ये चीजें थोड़ी फेमस थी, अब नहीं फेमस है। ये आ सकता है क्रोमियम का खाली, क्रोमाइट और, ठीक है, क्रोसाइट और मैग्नीज का है पाइरोलिसाइट। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है किस सिलेबस से ही हट गया। मतलब पहले मेटलर्जी नाम का एक प्यारा सा चैप्टर हुआ करता था, तो ये चीजें पूछते थे, अब है ही नहीं चैप्टर में, सिलेबस में ही नहीं है। जेई में है तो जेई में आता है, तो ये आता था, क्रोमाइट आता था, पाइरोलिसाइट आता था, आयरन आता था, हेमा सिडेराइट। तो हम लोग याद करते थे हेमा। अच्छा अच्छा, माँ बड़ी की हेमा बड़ी, हेमा मालिनी बड़ी है आपकी नजर में, या है आपकी मम्मा, मम्मा बड़ी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मम्मा है। जरा देखो Fe3O4 कौन है, माँ, और Fe2O3 कौन है, हेमा। समझ गई, मम्मा ज्यादा बड़ी है हेमा मालिनी से। अच्छा, हेमा मालिनी को देख करके तो कभी कोई आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, मतलब वही होंगी अपने जमाने में, गब्बर और ठाकुर वाकुर अच्छी पिक्चरें बनाती होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ 4 5 10 लोग तो ऐसे लीडर्स हैं जो लीडर नहीं है, वो फालतू बस एक डमी है। जैसे वो एक अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ है, कभी मतलब ऐसा नहीं रहा कि उनका हमेशा निगेटिव ही प्रमोशन देखा मैंने उनका, कि घमंडी है, बदतमीज से बात कर लेती है, मतलब पता नहीं कैसी है, दुनिया जाने हम लोग कहाँ जा सकते। लेकिन मैंने मतलब राज्यसभा में स्पीकर हैं, शायद राज्यसभा के मेंबर हैं, तो होगा कुछ अच्छा करती होगी। और
सबसे अच्छा काम तो रवि किशन साहब का, भाई साहब देवता आदमी, मतलब इतना बड़ा आदमी होकर के एक बहुत ही जमीनी लेवल के लोगों के लिए बात करने वाला इंसान मैंने नहीं देखा कि उसको इतनी तक फिक्र है। देखो देश का कितना बड़ा बेहतरीन आदमी है, समोसे तक का फिक्र है उसको। आप समझ सकते हैं कि 5 रुपए 4 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज, 10 रुपए के समोसे तक की उस आदमी को फिक्र है कि उसका साइज ऐसा होना चाहिए, शेप ऐसा होना चाहिए, आलू ज्यादा होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए। मतलब सोच रहे कितना आदमी सोच सकता है, इतना बेहतरीन आदमी है जो समोसा के बारे में सोचता है। तो आगे चल के हो सकता है वो समोसा मैन ऑफ द इंडिया बने। हाँ, समोसा मैन ऑफ द इंडिया का उनको खिताब मिलेगा। तो हाँ, हो सकता है कुछ हो, दुनिया में अमेरिका अमेरिका में पहचान बनी हम लोग की, हम लोग यहाँ के दुनिया के सबसे बड़े समोसा एक्सपोर्टर बन जाए। हाँ, जहाँ के वो शायद सांसद विधायक जो भी हैं, वो मुझे तो इतनी राजनीति नहीं आती, लेकिन जहाँ के भी वो विधायक है, वो जिला जो है समोसा मैन ऑफ द इंडिया से खिताब मिलना चाहिए जिला वासियों को कि बेहतरीन आदमी हो। ठीक है, देखिए मतलब एक एक घंटे की जो वो विधानसभा में वो होती है, डिस्कशन होता है विधानसभा, और ये तो अच्छा वो सांसद है, राज्यसभा वहां बैठता है, क्या कहते हैं पार्लियामेंट में जाता है, देखा मैंने उसको। तो सोचो कि एक एक मिनट की वहां पे जो प्रोटोकॉल है शायद लाखों रुपए की होती है, मतलब 1 मिनट का खर्चा कुछ 4-5 लाख रुपए में आता है। बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, बता रहा था कि अगर वो वो वाला जो इलेक्ट्रिक वाले में अगर तुम दाह संस्कार करोगे तो हाँ मजा आ जाएगी मरने में, जीते जी मजा नहीं आ रही, मरने में मजा आ जाएगी। तो कभी मौका मिले जो वो जिसका इनॉग्रेशन किए थे, जब उनके जाने का समय आएगा तो उसी में भेजना ताकि उनको मजा आ जाए, है? तो 3D10 फ्लोरेसेंस समझ में आया? ये क्या है? ये नॉर्मल है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्रोमियम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? तो दुनिया पूरी केमिस्ट्री ही आदमी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ता है। तैयारी स्टेबिलिटी क्या कर रहे हो, दुनिया में कुछ भी कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो, तो टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कॉपर एग्जिस्ट एज, ठीक है, कॉपर एग्जिस्ट एज, तो द राइट आंसर इज Cu2O। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये रेडार होते हैं, तो इस रेडार में बहुत ही हैवी मेटल्स यूज होते हैं, गैलियम, ठीक है, और लेड, इस टाइप के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होते हैं, और कई सारे मेटल की प्योर एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडियंस ने ही दूसरे देश में जाके ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, समझ रहे हैं? तो खैर डीआरडीओ में एक पूरा ग्रुप था साइंटिस्ट का, उन्होंने डेवलप कर लिया इंडिया में भी, तो काफी अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग विदेशों में। ठीक है, तो अच्छा काम कर सकते हैं। तो निकिल एग्जिस्ट अलॉन्ग विद कोबाल्ट ओर। अब यहाँ पर लिखा है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जितनी काम की चीजें सिर्फ उसी को हाईलाइट किया है। सबसे पहली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके हम बहुत सारे एडिशन कंपाउंड्स भी देखते हैं, जैसे फिटकरी एल्क, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ द कैटायन ट्रांजिशन मेटल के क्या होते हैं, अनपेयर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई ना कोई कलर शो करते हैं। क्या करते हैं? कलर। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इनकी मैलेबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पर इनका मेटालिक लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दीजिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्यों छोड़ दीजिए?
अरे नॉन ट्रांजिशन मेटल है भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। 3d 10 4d 10 5d 10 है ना, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? नॉन ट्रांजिशन। आगे क्या लिखा हुआ है कि बहुत ही अच्छे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? क्या आपके सबने नहीं पढ़ा था? सिग्मा एसिड लिगेंड, सिग्मा पाई एसिड लिगेंड और पाई एसिड लिगेंड। क्या आपके सबने ये भी नहीं पढ़ाया था कि RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अभी जस्ट एक चैप्टर पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आखिरी क्लासेस में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ाया था। तो उसके बाद क्या लिखा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका, तुम बताओ, 1 किलो कॉटन भारी कि 1 किलो आयरन? हाँ, तो बेटा तुम बता दो। बराबरी होगा, है बराबरी होगा। तो हाँ, कह रही है आयरन भारी। ठीक है ठीक है, लिखा भी है बहुत सारे इक्वल, लिखना पड़ता है, जानते हैं, कई साल से रिसर्च करके PPT बना रहे हैं तो बताना पड़ता है। हाँ तो ठीक, ठीक क्वेश्चन पूछ। लेकिन इसमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आयरन होगा ना। चलो, मतलब तुम लोग बराबर कर रहे हो कि तुम बताओगे बहन, तुम सही बताओगे, मैं गलत बताऊंगा, फिर मैं गलत बताऊंगा, फिर तुम सही बताना। अरे डेंसिटी, घनत्व है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, तभी तो साइज कम। 1 किलो आयरन मुझे लगता है हार्डली इतना बड़ा वेट लगाते हैं, और 1 किलो कॉटन मुझे लगा इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैं होता रहता है जैसे थोड़ी सी, हम लोग के साथ क्या है, लड़कों के साथ क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश पूछो तो सब बता लेंगे, थोड़ा इंग्लिश बढ़ा दो तो हम कम बता लेंगे, तो ठीक है चलता है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब लिखा रहने दो, लिखा ओके, द वॉल्यूम दैट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज स्मॉल एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कह रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा है और डी ब्लॉक का कम है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज कितना होगा? सबसे पहले वाले का, लेफ्ट साइड वाले का। तो क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, दिखा ना, न्यूक्लियर चार्ज रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव के नाम से शो करते हैं। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत कॉमन है। तो कहाँ पर एलिमेंट्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड में कि लिक्विड में? सॉलिड में। अब की थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, जोर का धंधा हो रहा है। अरे यार, ये सब तो बहुत बेसिक है। ठीक है, जैसे जैसे तुम सब नॉर्मल है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ये सब मतलब ये सब तो कुछ पढ़ाने जैसी चीज है ही नहीं। बस तुमको एक दो बार बता रहे। देखा, इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ कम है, नीचे इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक पॉइंट लिखा है, ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत एनसीईआरटी अगर आप लोग लेके आया करिए, सब लोग एनसीईआरटी लेकर के आया करिए। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, तो जरा देखो, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, है ना, देखो रोडियम ऑस्मियम, ये बहुत अच्छा ग्राफ है, मतलब बहुत मजेदार ग्राफ है। अगर तुम देख पा रहे हो, जैसे जिरकोनियम, हॉफनियम, दिस इज नियोबियम, दिस इज टैंटलम, दिस इज टंगस्टन। ठीक है, दिस इज ऑस्मियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। पहले तुम ये देखो कि ये देखो, और इसमें ये देखो कि लेफ्ट से सेंटर तक आते टाइम बढ़ रहा है। देखो, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये भी इंक्रीजिंग स्लो ग्राफ है, और ये भी क्रोमियम पे देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम पे देखो पीक आ रहा है, देख रहे हो, और फिर घट रहा है। सबका ही घट रहा है लगभग, सबका ही लगभग
बस अंतर क्या है, करेगी सर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे अपने से पहले एलिमेंट से थोड़ा हो सकता है ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा थोड़े हैं। मतलब एक तरीके से देखो तो घट ही रहा है हर जगह। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो आयरन, कोबाल्ट और निकेल सेम है प्रॉपर्टी, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है ना? बात समझ में आ रही है? और जनरली बहुत सारी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इसी रूट को फॉलो करते हैं। तो ये ग्राफ कुछ समझ में आया? एनसीईआरटी लेके आया करिए। कह रहे क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, कह रहे कि शुरू में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। समझ में आया? एनसीईआरटी होती तो वही लिख लेते। क्या लिखा है कि इस बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है? D5 कहाँ पे होता है? क्रोमियम में। कहाँ होता है? क्रोमियम। तो लिखा है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। The reason for this type of behavior is that up to D5 configuration, number of electron go on increasing. Therefore, number of unpaired electron is also increasing. A number of due to which metallic bond get stronger and melting point goes on increasing. तो assertion reason में ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, तो आपको ये आंसर लिखने आना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। कहने के जैसे आप लोग का सेंटर कहाँ गया है? CFPG कहाँ है? ये कहाँ पे है? ऐशबाग, इतनी दूर? तो तुम लोग का CBSE यूपी है? बालिकुंज में सारा यूपी बोर्ड ही है, लेकिन उनका CBSE तो चलता नहीं है। और यहाँ पर किसका सेंटर आएगा? वो दूसरे को स्कूल्स का आएगा। CFPG में किसका जा रहा है? तुम लोग का लड़कियों का अलग सेंटर जाता है, लड़कों का अलग है ना? तुम्हारा ना बेटा? हाँ, लड़कियों का इन हाउस है, बालिकुंज में ही है। अच्छा, तुम्हारा सेंट एंटनी है। इन हाउस भी होता है लड़कियों का ना शायद? तुम्हारे आपकी इस बार लड़कियों का भी सेंटर गया है। अच्छा, ठीक तो है। तुम लोग का तो पूरा टूर हो जाएगा। इतने वैसे टाइमिंग क्या? 2 से 5:15। 2 से 5:15। भैया पानी वानी ग्लूकॉन डी लेके जाना। पता चला यहाँ से बादशाह नगर पहुंचते सारा तरह निकल गया, डिहाइड्रेट हो गए वहां। ठीक है, तो पिक्चर में कहते हैं ना, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे ये 3 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा पूरा हक है, बढ़िया से आंसर लिखना। इंग्लिश है? कौन सा है? हिंदी। तो भैया हिंदी तो और अच्छा लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात समझ लो, जैसे जो जनरल लैंग्वेज होती है, जो जिसको आती है उसमें नंबर कम देते हैं, क्योंकि वो उनको भी बहुत आती है। हम लोग में ही एक सब्जेक्ट होता था रेडियो, तो उसमें पूरा मसूड़े उसेड़े के बारे में बात होती थी। तो वो जिनजाइवा उनजाइवा, मतलब आदमी लेमन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसी में फेल होते थे। तो उसमें एग्जामिनर कई बार हम लोग को वाइवा में कहता था, हमारा जो HOD थे वो कह रहे एक बार हम लोग ऐसे वाइवा दे रहे, तो हम लोग का जो इक्विपमेंट होता है, स्केलर वगैरह सब इक्विपमेंट, क्यूमाइन उस पर लिखा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी पे छोटा छोटा लिखा होता है। तो जब कभी भी हम लोग को नाम नहीं आता तो हम लोग को ऐसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया जाता है, पूछा था इसका नाम बताओ और इसका फंक्शन बताओ। अच्छा, तुमको नाम ही नहीं पता तो फंक्शन कहाँ से बताओगे? तो जो वहां रखा रहता है ब्रांडेड रखा रहता है, तो उसमें धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, नाम देखते रहते हैं। तो उसकी नजर, तो जैसे क्या हुआ, बगल वाले ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सर वो मैं बता रहा हूँ, तो बस उतने में नाम देख लेते थे। तो नाम तो चलो बता लिए, फंक्शन नहीं बता पा रहे, तो उसको धीरे, सर वो दांत में ऐसे करके निकाल लेते हैं, कह रहा तुम्हारा जनरल नॉलेज सुनने में आया हूँ, भाग गया था तुम लोग। तो ऐसे होता है, वो एकदम उनको चाहिए साइंटिफिक वर्ड, जनरल मत लिख लेना, एक हाथी देखा था वो ऐसे। हाँ, तो हिंदी काहे ले लिए तुम लोग? कंप्यूटर काहे ले लिए? संदर बंदर पता नहीं क्या क्या लिखोगे, मैंडेटरी है। ठीक है भाई, क्या करूं। मोस्ट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अनस्टेबल बोला है। स्टेबल कौन कौन हो सकती है? जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? तो जब किसी में एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, स्टेबल मुझे पता है कि या तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो या तो कंप्लीटली फील्ड हो, तो ही स्टेबल है। तो बाकी के दो क्या है? इसी में से कोई आंसर है।
तो अगर डी 0 है तो भाई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड इज द राइट आंसर। नो, ठीक है। क्या हो सकता है कि वजह क्या नहीं हो सकता है। और फिर 50, देखो जो 25% चांस था सही होने का, वो 2 हटाने के बाद 50% हो गया, और थोड़ा सा दिमाग और लगाए तो सही हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोन, तो क्या नहीं है, तो ग्लोइंग इन डार्क, गुड, बाकी 3 चीज तो तुमने पढ़ी थी। ग्लोइंग इन डार्क पढ़ा था क्या? तो द राइट आंसर इज ग्लोइंग इन डार्क। तो डार्क में कौन ग्लो करता है? रेडियो एक्टिव, ठीक है। डेंस होते हैं, ट्रू, सच बात है। चलो अब यहाँ पर आते हैं। तुमको अगर इससे कोई अपना काम कराना है, तो भाई चलो, तो भाई चल जाएगा कि भाई को कोई टिप देनी पड़ेगी, यार चलो तुमको चाय पिलाते हैं, तो कोई ना कोई फेवर तो चाहिए ना। तो क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो मिनिमम एनर्जी, जैसे लड़कों के लिए तो भाई बोल के उठने में काम हो जाता है, लेकिन जैसे लड़की को उसके साथ जाना है, तो बहन चलो पिज्जा खाने चलते, मतलब उनको छोटी मोटी चीज पे तो जाएंगी नहीं, तो भाई आधा घंटा तैयार होने में लगेगा। तो हाँ, यहाँ 3-3 दिन से नहीं नहाए, पता नहीं चलता। तो लिखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होती है, पहली बात तो एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो लिखा हुआ है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले किसी एलिमेंट को आयोनाइज करना है, तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कैसा गया तुम लोग का इंग्लिश का पेपर? हो गया ना? कैसा गया? सब लिख डाला? चलो अच्छी बात है। अगला तो केमिस्ट्री ही है, पढ़ डालो बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ देखो, ये फ्लो चार्ट देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये एटॉमिक नंबर। तो यहाँ देखो क्या रहा है, क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बढ़ रही है। देखो बस कहाँ वो घट रही है, तो क्रोमियम है, ठीक है, नियोबियम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा है ये देखो, क्यों ऐसा है ये बताओ। क्रोमियम 3d5 4s1 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। क्या हो गया? तो भैया रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल ज्यादा है, तो उसकी आयनाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, मतलब आयनाइज नहीं होता। वहाँ ऐसा ही कहाँ पढ़ते थे, नोबल गैस में, है ना। तो ये सब बातें, तो क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो रेगुलर नहीं है बल्कि बढ़ती है, लेकिन वो भी रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों है कि बिकॉज द एडेड इलेक्ट्रॉन इन एफ सेक्शन ड्यू टू विच द शील्डिंग इज एक्सट्रीमली पुअर टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ, आप हो, आपके पापा हो, और आपकी दादी हो, और नानी भी आपके घर आ जाए, हाँ, तो तुम बदमाशी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। मार नहीं खाओगे, दादी कहीं लाश पे चढ़ के जाना, नानी कहीं हम चले जाए तब मारना है। तो भैया मार डालना, चाहे जान से मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में यही होता था, हमारे नाना जी को जैसे हमारे दादा दादी के सामने तो मार नहीं सकते, हमारी दादी जो है उनके सामने आप मार नहीं सकते, ठीक था। लेकिन जब दादी कहीं और हो तब तो बहुत मारे जाए। हाँ, तो ये वहाँ पापा मैनेज कर लेते थे, जिस दिन दादी इधर उधर उस दिन फील्डिंग साइड। तो एक बात समझ में आ गई कि रेगुलर नहीं है। अब यहाँ पर क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछेगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है देखो, I1 और I2, और इधर लिखी I1 I2 I3 I4 ना। तो लिखा है कि प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में
मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए प्लेटिनम के, निकल के भी निकल गए। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि प्लेटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे? निकेल से। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? प्लेटिनम। अरे इस बात को इस तरीके से समझ लो कि एक आदमी है, उसको ले जाने के लिए तुमको कार चाहिए, तुमको अच्छा जो है अच्छा होटल चाहिए कि भैया हम लोग आज घूमने चल रहे हैं, तो अगर हम रात हो गई तो हम लोग वहीं स्टे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसकी मतलब देखना किसके जो है मरने के चांसेस कम है, तुम बताना। एक आदमी वो कह रहा है बस से चलेंगे, रात में कहीं होगा वहीं कहीं खाना वाना ढाबे उबे पे खा लेंगे, फिर वहीं कहीं सो जाएंगे, कैंपिंग कर लेंगे। तो किसकी मरने के चांसेस ज्यादा है? दूसरे वाले के ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसी तरीके से जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा, जैसे टपरी पे चाय पीने वाले, कैफे में चाय पीने वाले, तो पापा कब देख सकते हैं? लड़के गए टपरी चाय पीने, लड़के गए पापा कैफे में। पापा कैफे में तो जाएंगे नहीं, ड्यूटी पे जाएंगे। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? कैफे वाले की। तो कैफे वाले तक जाने वाले के लिए ले जाने वाले का भी पैसा होना चाहिए, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो लिखा है कि इन दिस टेबल द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेसर इन केस ऑफ निकेल। चलो, लेकिन जो है निकिल, देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन था बहुत अच्छा, ये एग्जाम में आया था, जेई मेंस के एक बार एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निकिल +2 था, प्लैटिनम +2 था, और निकिल +4 था, प्लैटिनम +4 था। तो कह रहे हैं कब कौन ज्यादा स्टेबल? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकिल ज्यादा स्टेबल होता था प्लैटिनम से, और +4 में कौन ज्यादा था? प्लैटिनम ज्यादा था निकिल से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या तो इनफाइनाइट होगी या तो 0 होगी। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो, ठीक है। चलो, लिखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों जो है डी ब्लॉक की ज्यादा होती है? रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। देखो कौन सा आंसर है? द राइट आंसर इज फर्स्ट। घर में दादी नहीं है तो तुम्हारी कंप्लेन होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? तुम ज्यादा राइट टाइम रहोगे तो मम्मी तो बख्शे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुमको बचाने वाला कम है। तो तुम तरीके से रहोगे या बदतमीजी करोगे? बात समझ में आई? तो अगर शील्ड करने वाली दादी नहीं है, दादी की जगह मान लो कि कोई दूर का कोई रिश्तेदार आ गया, तो जब कुछ तुम मार खाओगे तो बचाने नहीं आते हैं, खुद ही डर जाते हैं। ठीक है, वो जाएंगे अपने घर, बताएंगे इनका लड़का उठा उठा मारा गया था पटक दिए थे उठा करके। ठीक है, अच्छा हम लोग इतना मार खाते थे कि हम लोग को बाहर बेइज्जती नहीं फील होती थी। जैसे हाँ, जैसे कहीं पापा मार दे तो कोई ऐसा डर नहीं था कि इंसल्ट हो गई या ये हो गया। ठीक है, आजकल के बच्चों को तुम खाली डांट दो, हाँ, तो कहीं जा रहे पुल से कूद जाएंगे, हाँ मेरी बेइज्जती कर दिया आपने, हाँ मैं जा रहा हूँ सुसाइड कर लूंगा, मेरी बदनामी हो गई। तो आज थोड़ा मामला सिंसियर हो गया है, पेरेंट्स डरे हुए, डरे क्या बेवकूफ है, ये नहीं मार मार के एकदम। तो लिखा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन, एक मेरे एक स्टूडेंट था 9th क्लास में, उसके पेरेंट थे बहुत ओवर पैम्परिंग पेरेंट थे। लड़का एकदम पढ़ने लिखने एकदम बेकार हो गया, यहाँ मार खा खा के ठीक हुआ, समझ रहे हो? तो प्रशांत सर ज्यादा देर तक लोड नहीं लेते हैं, वो हाँ ठीक कर देते हैं। तो या तो आओगे या तो नहीं आओगे। अच्छा मैं मारता नहीं हूँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं है मारा कैसे जाता है। वैसा जो था मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पता नहीं कि मान लो हम डंडा डंडा के मारे ज्यादा लग गई तो दिक्कत होगी, तो इसलिए नहीं मारते। एक बार मारी थी यही सड़क पे चौराहे पे संगिनी ब्यूटी पार्लर के पास में। तो क्या हुआ था कि एक लड़का था, वो उसकी मम्मी फीस जमा करने की थी, तो वो फीस ना लेकर के मोबाइल खरीद लिया, और 3 महीने से कह रहा घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, खाने का पैसा नहीं है, ये नहीं। उसकी मम्मी एक दिन ऐसे ही फोन करती, तो जब भी फोन जाता था तो वो फोन लॉक वॉक कुछ किया था कि घर में पता ही नहीं चलता था, बात ही नहीं हो पाती थी हम लोग की ऐसे डिस्कशन। तो उनकी मम्मी को
हाँ 3 टाँके लगे थे, इनकी मम्मी मारी, देखो ठीक है, तभी तुम ठीक हो। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे रैंडम उनकी मम्मी का गोवा का कोई ट्रिप का प्लान था, तो उनको पता है कि प्रशांत सर को थोड़ा टेक वेक की भयंकर नॉलेज है, तो उनकी टिकट्स नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे प्रशांत सर को अपने हस्बैंड के फोन से की फोन किया कि सर वो गोवा की टिकट नहीं हो रही है, थोड़ा सा अगर आप हेल्प करा देते। अब प्रशांत सर कह रहे हैं यार ये 3 महीने से इनको फीस नहीं जमा हो पा रही है, और सर ने टिकट्स करी, उनकी प्रॉपर अरेंज करी, टिकट्स करा दी। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि सर वो मैम वो फीस काफी दिन से पेंडिंग थी, तो उन्होंने कहा सर मैंने तो फीस 3 महीने पहले ही दिखा दी। अब उनके लड़के का खत उनके उनको तुरंत डाउट हो गया अपने बच्चे पे, कह रही सर अच्छा रुकिए मैं आपको फोन करती हूँ। उतने में गई वो लड़के को अपने सब पूछी उछी, और वो खुद कार्डियक पेशेंट थी, है उनका दिल मतलब वाल वगैरह खराब था, हस्बैंड भी थे, मतलब एक ही सिंगल चाइल्ड था, तो यहीं आगे सेक्टर के में रहता था बच्चा, अभी भी कभी कोई गुजरता है तो हमको देखता है तो उधर भाग जाता है। तो क्या था कि अब वो अपने मम्मी को ब्लैकमेल खुद करे, उन्होंने इंटरोगेट किया तो कह रहे तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, सब लोग को बता दिया ये वो, अब मैं जा रहा हूँ मरने, है अब मैं नहीं आऊंगा घर में जा रहा हूँ, ये वो कह के साइकिल उठाया निकल लिया। अब भाई साहब उनकी मम्मी की जान ऊपर नीचे, वो जैसे तैसे मेरा घर खोजते हुए आए, उन्होंने गेट खोला संडे का डे, तो उन्होंने बताया तो हम लोग तुरंत, मेरे जितने भी जानने में थे लोग सब लगाया लगा दिया, तो वो 3 घंटे खोजा गया। अब क्या हुआ था, हम लोग कोई भी पार्क में होता तो लड़का कहाँ जाएगा, दुकान जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, पार्क वार्क में बैठा होगा, तो किसी भी पार्क में जाता तो देख पूरा राउंड, पार्क में तो दिखता है, विजिबिलिटी तो होती है, एक पूरा राउंड लगा के आदमी आगे फिर आगे, वो कहीं कपूरथला के किसी पार्क में छिपा बैठा था काफी देर तक। फिर जब वो एकदम थक गया, भूख भूख लग गई, पैसा ले नहीं गया था, खाना वाना मिला नहीं होगा, तो वो रास्त उल्टा आ रहा है, तो उधर से उनकी पेरेंट चौराहे पे, मैं इस साइड, तो मेरी एक और बाइक है वो पल्सर, तो मैंने ऐसे देखा कि कोई एक काला सा लड़का ऐसे साइकिल पे मस्ती में ऐसे साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे आ रहा, मेरी नजर पड़ी, मुझे पहचान गया, प्रथम नाम था बच्चे का, प्रथम कभी आता ही नहीं था वो। तो हमने गाड़ी रोकी, मेरा दिमाग इतना खराब था कि वो चलती साइकिल मैंने उसको पकड़ा, मारा एक झापड़ खींच के, कस के, मतलब काला चेहरा था लाल हो गया, और वो सोच पाता उतने मैंने फिर एक झापड़ मारा, 2 झापड़ बैक टू बैक मारा। उसकी मम्मी अरे सर मर जाएगा मर जाएगा, अरे मर जाएगा क्योंकि दिमाग खराब कर रखा है जो है बेवकूफ। अब आदमी को ये लगे कहीं ऊपर जाके ना कूद गया हो, कहीं यहाँ जो लाल कलर की साइकिल थी उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, कहीं लाल साइकिल दिखती थी तो मुझे फोन आता था यहाँ लाल साइकिल खड़ी है। फिर फोन मिला, फिर 40 50 लोग थे, मतलब सबको अपने दोस्तों को सब अपने अपने एरिया में देख रहे थे, तो समझो इस नदी के इस छोर से उस छोर तक लगाया था आदमी, दुबग्गा पे आखिरी बार नदी दिखती है, वो पुल नहीं है, वो है ब्रिज घैला वाला, यहाँ सब लगाया, तो कहीं हम लोग ये सोचे आदमी मार कूदेगा तो नदी में कूदेगा और कहाँ जाएगा, कहीं तो मिलो। अब पुलिस पुलिस वाले भी बेचारे इतना कोऑपरेट को तो सबसे आखिरी में आते हैं ना, तो कह रहे सर यहाँ सीसीटीवी का ये नहीं है वो नहीं। हमने तुरंत कहा कि इनको निकालो, तुरंत उसको कहा जाओ हो गया तुम्हारा खत्म। हम प्रशांत भाई प्रशांत रहने दो यार बहुत ज्यादा हो गया, तो ओके चलो ठीक है, तो हमने कहा इसको निकालो निकालो इसको एडमिशन काटो, तो तुरंत वहीं से उसके बाद नहीं आया, सेंटर नहीं बुलाया, लेकिन उनकी मम्मी आई थी, वो पूरी फीस सबमिट करके गई, जो पेंडिंग ड्यूज थे वो आई, 1 2 दिन बाद आई, प्रॉपर ड्यू क्लियर किया, मतलब अच्छे पेरेंट थे, तो उन्होंने प्रॉपर ड्यू वगैरह क्लियर किया, उन्होंने अब नहीं बढ़ाएंगे भाई जाओ। तो ऐसे लोग को नहीं पढ़ाओ जिनके साथ तुम भी पागल हो जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट डायमेंशन इन थेरेपी ऑफ 5D सीरीज इज क्वाइट हायर, एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर n-1 d सबशेल। और ऐसे ही एक बार और एक केस हुआ, उसमें क्या था कि 2 निब्बा निब्बी थे, तो हाँ मतलब अच्छा हम लोग तो बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, तो क्या था कि सेम कास्ट के बच्चे थे, मतलब अब वो 12th में सोच ली शादी कर लेंगे, समझ रहे हो, तो हाँ तो पहले कहे कि हमारी दीदी है लड़का, तो यार रोज का काम है, क्या दुनिया देखी हमने, पता तो था ही, आप विश्वास नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे लड़का अश्योर हो गया कि भैया आगे चल के इन्हीं शादी करेंगे, तो ठीक है, अब यहीं से खेल खत्म होता है, जब लड़का ज्यादा सोच लेता है ना तो एकदम जो है वो वहां बैठे तो वो वहां बैठे,
तो हम इधर पढ़ा रहे, देख उधर रहा हमने, ठीक है, बाकी बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन डिस्टर्बेंस से दिक्कत दिमाग मेरा ट्रिगर कर जाता है। अगर 1% भी मुझे दिमाग ऐसा कुछ है सेंटर में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब चीज। तो हमने 1-2 बार आदमी इग्नोर करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो लड़की और लड़कों से बतियाती थी इंस्टाग्राम पे, तो इसको किसी तरीके से पता चल गया था, ये यहाँ रो रहा था कि धोखा हो गया। तो मतलब वो लड़की जो है इसके लिए थोड़ा सीरियस थी, बाकी लोग के लिए और भी सीरियस थी, मतलब मल्टीपल सीरियसनेस थी। तो अब लड़के का भाई अच्छा खासा दिल होता है, तो टूट तो रहा ही था। तो 1-2 बार रोता हुआ देख लिया, नीचे बुलाया, समझाया, भैया पढ़ लो यार, सेलेक्ट हो जाओगे फिर करना जो करना है। 2 बार 3 बार, नहीं सर ये वो, हमने कहा इसका ज्यादा हो गया, और बाकी बच्चों को दिक्कत अगर हो गई तो फिर दिक्कत हो गई इसको। फिर हमने एक दिन दोनों के पेरेंट को बोला, एक दिन क्या हुआ, इस इधर से कुछ की होगी, कहीं और बतिया ली होगी, इसको पता चल गया होगा। वो यही रोने लगा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि साला जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रो रहे हैं, ऐसे चले। तो वो जो है मार उठाया हमने कहा चलो वहां बाहर हो। हाँ, फीस की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन बदतमीजी नहीं पसंद है, मतलब इस तरीके की चीज नहीं अलाउड है। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आदमी आता है, दोस्ती यारी अलग चीज है, लेकिन अब तुम क्लास में सब नहीं, दैट इज वेरी मतलब समथिंग कि जो कभी नहीं टॉलरेट की जा सकती है। बुलाया फिर, मतलब इवन जो लड़की है उसकी मम्मा भी आती थी उसको लेने ले जाने, तब यह हाल था। तो मम्मा आती थी उनको लेने, बेचारी उसकी दो बहनें थी, वो छोटी वाली बहन भी थी, तो उसका बेचारी का भी एडमिशन हटाना पड़ा। अकेले क्या आती छोटी बच्ची, ने जाओ तीनों लोग जाओ पैकेज में। हाँ, पैकेज भेज दिया वापस, हमने जाओ खुश रहो, जहां रहो खुश रहो, क्या करना है। हाँ, तो ये 12th नहीं पास कर पाई होंगी, हमें तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, लगता है वो कर ली हो तो वो ना कर पाया हो। ये भी हो सकता है। हाँ, तो आना चाहिए। तो ये सब भाई 12th के बाद, सिलेक्शन के बाद जो करना है करो। अभी कर लोगे तो सिलेक्शन बाद क्या करोगे, वहां भी तो काम है। तो ionization enthalpy is useful in calculating energy of the system, heat change, predicting thermodynamic stability. अब यहाँ पर क्या लिखा हो कि निकिल ज्यादा स्टेबल था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में rather than प्लैटिनम। तो लिखा हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी वो निकिल के केस में लिखा भी है, इनसफिशिएंट डेटा, प्लैटिनम हो गए, थर्मोडायनेमिक ये वो। तो मुझे लग रहा है कि मेरे काम की चीज तो यही है ना। सो लेट्स सी द राइट आंसर इज दिस। हाँ, अभी पढ़ाया था ना। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट और एटॉमिक वेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि भैया मेटल ही सारे हैं तो सब इलेक्ट्रॉन लूज ही तो करेंगे, गेन थोड़े कर लेंगे। तो लिखा भी है कि भैया जितने भी मेटल हैं वो जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या दिस इज कॉल्ड है, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो क्या क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, +6 हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो कह रहे हैं कि आइडियली, और देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, लेकिन लेफ्ट अक्रॉस द पीरियड, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। क्या होता है बढ़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चांसेस है। तो मुझे लगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन है वो किसमें देखने को मिलती है, मैग्नीज में। किसमें देखने को मिलती है, मैग्नीज में। फिर क्रोमियम में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट से सेंटर फिर घट रही है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो इसमें देखना चाहिए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अच्छे कैटलिस्ट है। क्या है, और इनके वेरिएशन के बीच में जो एनर्जी चेंज है वो बहुत कम है, तो बहुत ही आसानी से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं। तो लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है क्योंकि जो इनका एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, स्मॉल लिखा हुआ है ना। तो जो बात मैंने बोली वो वही चीज यहाँ पर लिख दी है। तो कह रहे हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो वही बात यहाँ पर लिखी है कि इनका एनर्जी गैप बहुत कम है। ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग तो अबाव से ही होगी, और किससे होगी, यही एक नियम ही है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग में। ठीक है, लिखा हुआ है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो मैग्नीज तक बढ़ते हैं और फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घटने लगती है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि
अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो मुझे लग रहा है कि मैग्नीज तो तुमको सामने सामने ही दिख रहा है। मिनिमम किसकी है, जिंक की और स्कैंडियम। अच्छा, जिंक आ जाता है नॉन ट्रांजिशन में। हाँ बेटा, इसकी पीपीटी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिंक आ जाता है नॉन ट्रांजिशन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। और मैक्सिमम क्या है, तो नंबर ऑफ एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अरे 4s2 मिनिमम कॉपर की कितनी, +1। एस सबशेल में कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन, 4s1, 3d10 एक्साइट हो जाता है ना। क्रोमियम में 4s1, एस में मिनिमम 1। तो ये डी ब्लॉक का एस सबशेल की बात कर रहा है, जान लो, कॉमन सेंस लगाना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। इधर देखो, इधर 3d5 है, पांचों अनपेयर्ड ही तो है, 5 कमरे हैं, पांचों में एक एक जाएंगे। 3d5 है, 4s है, तो यहाँ पर देखो 5 2 7। अब यहाँ पर देखना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। चलो अब यहाँ पर आते हैं, तो स्कैंडियम है जैसे +2 है। ठीक है, ये सब तो मुझे लग रहा है बहुत ही कॉमन सेंस है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। देखो सब लिखा हुआ है, खुद ही समझ जाओगे, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 3d4 4s2। अब इसमें एक्साइट हो जाता है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है ना। ये हो जाता है 3d5 4s1, 3d5 4s2, है ना। तो इस तरीके से पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना रखा है आपके लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आपका ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनका एटॉमिक रेडियस क्या है, लगभग सेम है, लगभग सेम है। तो लिखा आयरन कोबाल्ट निकेल, ये देखो ये लगभग सेम। तो लिखा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब जनरली क्या है, ये सब बात एग्जाम में आती है। देखो पहले घट रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ गया। क्या हुआ, पहले घटेगा, फिर बराबर हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। देखो जिंक का ज्यादा, कॉपर का उससे कम, फिर ये सबका बराबर, फिर ये पूरा। बात समझ में आ गई। क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गया, ठीक है, बस 1 मिनट और फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तभी तो रेडियस कम, फिर बढ़ गया तो इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर सिग्मा घटा और यहाँ सिग्मा बढ़ा, नहीं, यहाँ सिग्मा बढ़ा और यहाँ सिग्मा घटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर घटेगा तभी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव यहाँ घट गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब घटेगा तभी साइन बढ़ेगा। वेरिएबल कौन शो नहीं करता, तो 3d10 4s2 है, क्यों नहीं शो करेगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें आएंगी और पीपीटी भेज देंगे अभी। अच्छा आसान है, मतलब जब आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें। कल खत्म हो जाएगा, चलो डी ब्लॉक कल खत्म हो जाएगा, परसों ऐप खत्म हो जाएगा। थैंक यू।